इस लाइट हाउस की सुरक्षा के लिए आपको प्रतिवर्ष लगभग 15 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। मैं सचमुच नौकरी पाना चाहता हूँ। यहाँ अनगिनत विशेषाधिकार हैं, जैसे यहाँ कोई बॉस नहीं होगा। आप अपनी इच्छानुसार सो सकते हैं, आप अपनी इच्छानुसार मछली पकड़ सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना होगा कि इस लाइट हाउस की लाइट ठीक से जल रही है या नहीं। यदि यह कभी बंद हो जाता है तो आप इसे फिर से चालू कर देंगे। सबसे डरावने काम में से एक, क्योंकि यह लाइट हाउस समुद्र के ठीक बीच में बना हुआ है। आप यहाँ रहते हुए किसी से बातचीत नहीं कर सकते। अकेलापन आपको हमेशा घेरे रहेगा। इससे भी ज्यादा भयानक काम यह है कि यहाँ अक्सर बड़े तूफान आते हैं। तूफान इतने भयानक होते हैं कि कभी कभी समुद्र का पानी टावर पर बह जाता है और यहाँ तक कि इस काम में मौत भी हो सकती है। क्या ऐसा किया गया है या क्या किया गया है, या हमें हमेशा इस लाइट हाउस पर नजर क्यों रखनी चाहिए? क्यों इसकी लाइट कभी बंद नहीं की जा सकती? इस रहस्यमयी लाइट हाउस की उत्पत्ति जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। तब यात्रा के लिए कोई कार नहीं थी और कोई अन्य वाहन या हवाई मार्ग नहीं था, इसलिए लंबी दूरी की यात्रा करने का एकमात्र रास्ता पानीपत था। उस समय कैंप मारियस नाम का एक महान नाविक था। वह विपरीत परिस्थितियों में भी समुद्र पार करने में सक्षम होने के लिए काफी प्रसिद्ध था। एक बार जहाज समुद्र के बीच में एक अंधेरी जगह से गुजर रहा था। जहाज समुद्र के नीचे कुछ चट्टानों से टकरा गया। उस समय जहाज लकड़ी के बने होते थे, जिसके कारण जहाज का निचला भाग आसानी से टूट जाता था और पानी जहाज में घुस जाता था। इस दुर्घटना के बाद कैप्टन मार्सियस इसका समाधान ढूंढ रहे थे। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए जहाज के नाविकों को पहले से ही सचेत करना चाहते थे, लेकिन यहाँ बड़ी चिंता प्रशांत महासागर की विशालता है। क्योंकि प्रशांत महासागर इतना बड़ा और विशाल है कि अगर सातों महाद्वीपों प्रशांत महासागर का आयतन अधिक होगा कि सभी भूमि को एक साथ जोड़ दिया जाए, तो हजारों साल पहले जब नाविक इस विशाल महासागर में यात्रा करते थे तो उन्हें समुद्र के नीचे कुछ भी पता नहीं चलता था और उनके आगे के रास्ते का भी अंदाजा नहीं होता था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्हें रास्ता जानने में मदद कर सके। मूल रूप से उस समय नाविकों को समुद्र में यात्रा करने के लिए सूर्य या चंद्रमा पर निर्भर रहना पड़ता था और दिशा की समस्या के कारण रास्ते में दो और समस्याएं उत्पन्न होती थीं। जैसा कि कैप्टन एलिस के साथ हुआ। एक बार कैप्टन एलिस अपने नाविकों के साथ प्रशांत महासागर पार कर रहे थे। तभी एक रात अचानक तूफान शुरू हो गया। सारा आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। सुबह होने पर वे रास्ता भटक गए और उन्हें पता चला कि वे विशाल समुद्र में खो गए हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी नहीं था, भोजन नहीं था, भूख और प्यास नहीं थी। नाविकों की हालत बहुत खराब हो गई। वे समुद्र के विशाल जल में भी पानी न होने के कारण प्यासे थे। टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फिया थे, लेकिन उस समय इस राज्य के लिए सबसे बड़ी समस्या उनका स्थान था। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि शहर में प्रवेश करने के लिए आपको इसी जगह से होकर गुजरना पड़ता था और इस जगह के आसपास कई बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जिनके कारण यह बना। शहर में व्यापार करने आने वाले जहाज जब इस सड़क से गुजरते थे तो जहाज चट्टानों से आसानी से टकरा जाते थे। आर्थिक रूप से पिछड़ जाना उस समय का सबसे प्रसिद्ध और परिणाम स्वरूप कभी कभी ये जहाज डूब जाते थे या किसी बड़ी क्षति का सामना करना पड़ता था। इसलिए दिन ब दिन इस राज्य में वाणिज्यिक जहाजों में कमी होती जा रही थी। तब टॉलेमी अपने राज्य की रक्षा के लिए सिनिवस के वास्तुकार सोस्टासस के पास भागा और उससे इस समस्या से छुटकारा पाने की प्रार्थना की। दोनों ने मिलकर एक विचार निकाला। वे पानी पर एक किला बनाएंगे। संभासा ने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह जो करने जा रहे हैं वह एक दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक बन जाएगी, जिसे अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस के रूप में जाना जाएगा। अलेक्जेंड्रिया में लाइट हाउस की ऊंचाई 384 फीट थी। इसका निर्माण पूर्णतः सफेद संगमरमर से किया गया था। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष पर लगातार आग जलती रहती थी, जिसके लिए तेल और लकड़ी की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती थी। मान्यता है कि यह न सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए बल्कि अपनी असाधारण डिजाइन के लिए भी मशहूर था। उस समय सांभास ने प्रकाश की किरणों या तीव्रता को फैलाने के लिए दर्पण और लेंस से एक डिजाइन बनाया, ताकि इस लाइट हाउस की रोशनी दूर तक जहाजों के नाविकों का मार्गदर्शन कर सके।
अटूट इस प्रकार प्रकाश स्तंभों का विचार पूरी दुनिया में फैल गया। हालांकि पहले प्रकाश स्तंभों का उपयोग केवल समुद्र के माध्यम से जहाजों का मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ जब वाणिज्यिक जहाजों की संख्या बढ़ने लगी तो लाइट हाउस उन स्थानों पर बनाए जाने लगे जहां चट्टानों की ऊंचाई समुद्र तल के करीब थी या जहां बहुत अधिक चट्टानें थीं जो आसानी से जहाजों से टकरा सकती थीं। हालांकि शुरुआत में लाइट हाउस हमेशा आग से जलाए जाते थे, लेकिन यह एक अच्छा विचार नहीं था क्योंकि इसके लिए हमेशा कोयले या जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होती थी। तब निश्चित रूप से मोमबत्तियां या लैंप के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं था। इसका प्रयोग भी किया जाता था, परंतु अग्नि प्रकाश की रस्सी अधिक दूर तक नहीं जा पाती थी। तभी पता चला कि बिजली के बल्ब वाले घरों में भी आग की जगह बिजली के बल्बों का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन फिर भी यह रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकी। इसका कारण यह है कि लेंसों को बल्बों के पीछे रखा गया था। उस समय के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यदि लेंस को सामने रखा जाए तो प्रकाश काफी दूर तक पहुंच सकता है। फ्रेस्नेलॉफ ने अपने विशेष प्रकार के लेंस का आविष्कार किया। इस विशेष लेंस से आने वाली सारी रोशनी सीधे एक बिंदु पर जाती थी। परिणाम स्वरूप प्रकाश को लंबी दूरी तक एक निश्चित बिंदु तक आसानी से भेजा जा सका। वर्तमान समय में फ्रेस्नेल लेंस का प्रयोग लगभग सभी प्रकाश स्तंभों में किया जाता है। लेंस के इस आविष्कार ने लाइट हाउस को एक नया आकार दिया, इसीलिए जहाज अभी भी समुद्र में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। लाइट हाउस की ये बातें जानने के बाद आपकी धड़कनें बढ़ गईं। जी हाँ, और यही कारण है कि कोई भी सामान्य व्यक्ति भुगतान करने के बाद भी इस प्रकाश स्तंभ में नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस भयावहता और अकेलेपन के बीच कोई भी कभी भी खुद को खोना नहीं चाहता है।